नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि आर्क फ्लैश संबंधी जो बड़ी दुर्घटना होती है वो क्या है, क्यों होता है और उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आर्क फ्लैश होता क्या है। मित्रों, दो कंडक्टर्स के बीच एयर गैप होता है। जनरली वो इतना दूर होता है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, और अगर ये गैप किसी भी कारणवश कम हो जाए, दोनों कंडक्टर्स के बीच कोई ऐसा वातावरण बन जाए कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, एयर में ही फ्लो होना शुरू हो जाए, तो बहुत भारी मात्रा में करंट डिस्चार्ज होता है, लगातार होता है, जिसमें बहुत ही तीव्र अल्ट्रावायलेट चमक भी निकलती है और भीषण मात्रा में गर्मी और आग निकलती है। इसे ही हम फ्लैश ओवर कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है भीषण टेम्परेचर, लगभग 35,000 डिग्री फ़ारेनहीट, या जिसको हम कहें 19,500 डिग्री सेल्सियस। इतना अधिक टेम्परेचर जिसमें कि कॉपर और स्टील जो उसके आसपास होते हैं वो भी पिघल सकता है और वेपराइज हो सकता है। आसपास की सभी वस्तुएं जल जाती है, बुरी तरह नष्ट हो जाती हैं। भारी मात्रा में गैसेस निकलती जब चीज़ें वेपराइज होती है तो, और ये गैसेस भी अपने इग्निशन टेम्परेचर पे रहती है, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में भीषण आग निकलता है। अब इसका क्या परिणाम होगा? जो भी वर्कर आसपास उपस्थित है उसके कपड़े जल सकते हैं, उसकी चमड़ी जल सकती है। इतना ज़्यादा विस्फोटक आवाज़ होता है कि आसपास लोगों को बहरापन भी हो सकता है। इतनी तीव्र चमक होती है कि अंधापन भी हो सकता है, और इतना अधिक टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ से निकलता है, और जो लोहे के टुकड़े छिटकते हैं, चारों तरफ फैलते हैं, बुलेट की रफ्तार से इधर उधर छिटकते हैं। कुल मिलाकर के एक घातक वातावरण यानी कि फैटल एक्सीडेंट की पूरी संभावना बन जाती है। अब हम देखते हैं कि ये इस प्रकार के घातक एक्सीडेंट या इतना भयंकर एक्सीडेंट का कारण क्या होता है। मित्रों, जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी एक्सीडेंट के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। सबसे पहला होता है अनसेफ कंडीशंस और दूसरा होता है अनसेफ एक्ट्स। अब हम देखते हैं कि असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ यानी क्या? असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ यानी ऐसी परिस्थितियाँ जो कि उस समय वर्कर्स के हाथ में नहीं होती, जो परिस्थितियाँ उनको मिली होती जिसमें उनको कायम करना होता है। जैसे कि हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि कुछ जंतु भी इलेक्ट्रिकल पैनल में घुस जाते हैं और शॉर्ट सर्किट के जैसा माहौल पैदा कर देते हैं, जिसके कारण ये फ्लैश ओवर होता है, जैसे कि सांप, चूहा, छिपकली इत्यादि। दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लगातार वहाँ पर बहती रहती है और वहाँ भी जमा हो जाती है, और अगर किसी प्रकार से उसको कोई पाथ मिल जाए तो फिर बड़े ही वेग से वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर आती है, जिसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये भी फ्लैश ओवर का कारण बन सकता है। कई बार कनेक्शंस ढीले होते हैं, लूज़ होने के कारण एयर गैप कई बार कम हो जाता है, और वहाँ पर हीटिंग पैदा होने से वहाँ के एयर आयनाइज होने लगते हैं और करंट फ्लो होना शुरू हो सकता है। ये भी एक कारण बन सकता है। कई बार लॉक आउट, टैग आउट इस प्रकार के साधनों की उपलब्धता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उसके बिना कार्य किया जाता है, और गलती से अगर किसी ने काम के दौरान इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू कर दिया और वहाँ पर अगर करंट फ्लो एयर गैप में हो गया तो वो आर्क फ्लैश का रूप ले लेती है। कई बार डस्ट के कारण भी वहाँ का जो एयर गैप रहता है वो कम होते जाता है, और वहाँ हीटिंग होने लगती, लोकल हीटिंग शुरू हो जाती है, और इस कारण वहाँ के एयर आयोनाइज हो जाते हैं और करंट फ्लो शुरू हो सकता है। कई बार कोरोजन के कारण पार्ट्स में अगर कोरोजन हो जाए तो वहाँ पर जो कोरोडेड पार्ट होते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। प्रतिरोध बढ़ने से वहाँ की गर्मी बढ़ने लगती है, और गर्मी बढ़ने से वहाँ के एयर आयोनाइज होने लगते हैं, जिसके कारण कि आर्क फ्लैश हो सकता है। और आगे हम देखें असुरक्षित कार्य परिस्थितियों की बात, तो अगर इंस्टॉलेशन गलत हुआ है, कोई कनेक्शन अगर गलत लगा है, तो भी कभी भी आर्क फ्लैश होने की संभावना बनी रहती है। अगर खराब गुणवत्ता का सामान है तो सामान कभी भी अचानक फेल हो सकता है और आर्क फ्लैश भी हो सकता है। उचित रेटिंग का सामान अगर नहीं लगा है, ऐसी स्थिति में भी पार्ट्स अचानक फेल हो सकते हैं और आर्क फ्लैश हो सकता है। कई बार वातावरण में ठंडक होने के कारण वातावरण के जो वाष्प होते हैं वो जमने लगते हैं पानी के रूप में या बर्फ़ के रूप में, और वहाँ पर और करंट कंडक्टिंग वातावरण बना देते हैं, जिसके कारण कि आर्क फ्लैश हो सकता है। अब हम देखते हैं कि श्रमिकों की क्या गलतियाँ हो सकती हैं जिसके कारण कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो सबसे पहला इसमें होता है कि श्रमिक की गलती होती है, कई बार थकान की वजह से, कई बार जल्दबाजी की वजह से, या अति आत्मविश्वास की वजह से, या कई बार श्रमिकों का ध्यान कहीं और होता है, इस वजह से भी वो गलतियां कर बैठते हैं और ये आर्क फ्लैश हो सकता है। कई बार श्रमिक बिना सुरक्षा साधनों के काम करते रहते हैं। इस प्रकार के कार्यों में कोई छोटी घटना भी बड़ा रूप धारण कर सकती है, फैटल एक्सीडेंट भी संभव है।
हर काम को करने के लिए एक सुरक्षित प्रक्रिया बनी होती है जिसको एसओपी कहते हैं। उस एसओपी की अवहेलना करके जब काम किया जाता है तब भी ये आर्क फ्लैश होने की संभावना बन जाती है। कई बार श्रमिक हड़बड़ी में बिना वोल्टेज की जांच किए कि वहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है काम शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि किसी प्रकार से वहाँ पर करंट आ गया है, वोल्टेज है और वो आर्क फ्लैश का कारण बन जाता है। कई बार साथी श्रमिकों से कम्युनिकेशन की कमी के कारण भी आर्क फ्लैश हो जाता है। कई बार श्रमिक लोग फ़ोन से किसी साथी को बताते हैं कि हमको बी पैनल ऑफ करना है, उसने फ़ोन में बी की जगह अगर डी सुन लिया तो पता चला कि वो गलत पैनल को ऑफ कर दिया और लाइव पैनल में काम होने लगा और ये भी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। इसीलिए सही कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार गलत टेस्टिंग यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं संभव है। कई बार टूल आदि हाथ से छूट जाते हैं और वहाँ पैनल में घुस करके शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं, ये भी बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। कई बार काम करते समय टूल आदि गलत जगह छू जाता है जहाँ पर कि नहीं छूना चाहिए और ये फ्लैश ओवर का कारण बन जाता है। कई बार श्रमिक इंसुलेटेड टूल का इस्तेमाल नहीं करते, साधारण टूल से काम करने लगते हैं जिसके कारण भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अब इन आर्क फ्लैश से कितना नुकसान होता है, अगर आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में ही एक दिन में लगभग 5 से 10 बार इस प्रकार का आर्क फ्लैश से संबंधित एक्सीडेंट होता है। यानी साल में लगभग 3000 एक्सीडेंट होता है और जिसमें कि 400 मौतें हो जाती है। अधिकतर ये देखा गया है कि 3 बार के फ्लैश ओवर के एक्सीडेंट में से 2 बार के मामलों में श्रमिकों की ही गलतियां होती है। अब हम देखते हैं कि ये आर्क फ्लैश ना हो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो हम कर सकते हैं वो है इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल। दूसरा होता है आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन सूट का इस्तेमाल। इससे भी अगर आर्क फ्लैश अगर हो भी जाए तो उसका प्रभाव श्रमिक तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसमें काम आएगा। वैसे ही लॉक आउट, टैग आउट और टेस्ट आउट, इसका इस्तेमाल भी करना बहुत ज़रूरी है। लॉक करने के बाद वहाँ पर टैग लगा दें कि काम जारी है, खतरा है, और एक बार टेस्ट करके देख लें कि हमने जो बंद किया है ब्रेकर को, ताला लगाया है, वो सही है कि नहीं। तो एक बार ब्रेकर को ऑन करके देख लिया जाता है दूसरी तरफ से बटन से। अगर वो ऑन नहीं हुआ मतलब सही आइसोलेशन किया गया है। तो आइसोलेशन इज़ मस्ट। आइसोलेशन करने के बाद अर्थिंग रॉड के द्वारा जो भी उपलब्ध ऊर्जा है उसको पूरी तरह डिस्चार्ज किया जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद भी एक बार पुनः टेस्टर आदि की मदद से या जो भी आपके पास संबंधित उचित इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से जांच कर ले कि वहाँ पर किसी प्रकार का करंट तो नहीं है, उसके बाद ही कार्य आरंभ करें। जो भी इस प्रकार के कार्य से संबंधित है जिसमें कि फ्लैश ओवर की संभावना है, तो ऐसे श्रमिकों का लगातार प्रशिक्षण बीच बीच में जरूर होते रहना चाहिए। संबंधित श्रमिकों का मेंटेनेंस संबंधी प्रशिक्षण जरूर होते रहना चाहिए। इस प्रकार के श्रमिकों का सुरक्षा संबंधी ट्रेनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। उसको जरूर नियमित अंतरालों पर सेफ्टी ट्रेनिंग में भेजा जाए। किसी भी पैनल को या जहां पर हमने आइसोलेट किया है उसको डी एनर्जाइज करने के का अभ्यास श्रमिकों के द्वारा कराया जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन सूट, इसको भी पहन करके कार्य करने के लिए अभ्यास कराया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के उपकरणों में करंट है या नहीं, इसकी जांच किस प्रकार से की जाए, इस पर भी प्रशिक्षण और उसका अभ्यास किया जाना बहुत ज़रूरी है। तभी आवश्यकता पड़ने पर हम सुरक्षित तरीके से कार्य कर और करवा सकते हैं। जब भी इस प्रकार के कार्य किया जाए जिसमें कि आर्क फ्लैश की संभावना है तो टूल बॉक्स मीटिंग अनिवार्यतः कराया जाए। वैसे तो हर कार्य में ज़रूरी है, पर ऐसे कार्यों में विशेष निगरानी अवश्य हो कि टूल बॉक्स मीटिंग के बाद ही इस प्रकार के कार्यों को हाथ में लिया जाए। इस प्रकार के कार्यों में अनुभवी सुपरवाइज़र की निगरानी बहुत ज़रूरी है, जो कि दूर खड़ा रह करके पहले प्रिपरेशन को देखे, वर्कर्स क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद उनको टूल बॉक्स मीटिंग उनका कंडक्ट करें, फिर अपने देखे कि सब सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काम के ख़त्म होने तक वह उनकी निगरानी करें और काम ख़त्म होने के बाद भी सुरक्षित तरीके से बॉक्सअप करने के बाद ही श्रमिकों को वहाँ से जाने की इजाज़त दे। इस प्रकार का अनुभवी सुपरवाइज़र इस प्रकार के साइट में ज़रूर रहना चाहिए। ऐसे कार्यों में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन खतरनाक साबित होता है, खास करके मोबाइल आदि का। इसलिए जब भी ऐसे बारीक काम कर रहे हो जहाँ पर कि ज़्यादा जोखिम हो तो इस प्रकार के डिस्ट्रक्शन को वहाँ अलाउ बिल्कुल भी ना करें। मोबाइल इत्यादि दूर में रखवा दें या जमा करवा दें, उसके बाद ही कंसंट्रेट होकर के इस प्रकार के कार्यों को करने की इजाज़त दें। इस प्रकार के सभी कार्यों में जहाँ की फ्लैश ओवर की संभावना है, सभी कार्यों का SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूर बनवाया जाए और यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सभी कर्मियों को उपलब्ध हो। उस पर बीच बीच में चर्चा होती रहनी चाहिए ताकि उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको दूर किया जा सके, उसका लगातार सुधार किया जाए और इस SOP का पालन अनिवार्यता हो, यह जरूर सुनिश्चित करें। अंत में जो सांप, छिपकली, चूहे इत्यादि को पैनल के अंदर जाने से रोकने के लिए
जितने भी कवायद किया जा सकता है उसे ज़रूर करें। कोई भी छेद जहाँ से आसानी से घुस सकते हैं उसको इस प्रकार से बंद कराया जाए कि इस प्रकार के जीव जंतु वहाँ न घुस पाएँ। अगर हम इन सभी उपायों को अपना लेते हैं तो फिर आर्क फ्लैश संबंधी कोई भी एक्सीडेंट हमारे साइट पर नहीं हो पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आगामी वीडियो अपलोड होते ही आप तक तुरंत उसकी सूचना पहुँच जाए। तो अभी हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।